more time. I'm so excited to be at Kunzum Cafe today. There's nothing better than recording in-person podcast. And today's guest is extremely beautiful, special, and super talented. And I want to introduce Fawzia Dastango. आदाब आपको. इनको मैंने पाया एक्चुअली एक कहीं से कैंपेन निकला कि भाई आप दास्तानगो हैं और उसने मुझे फोर्स किया एक्चुअली गूगल पे जाने के लिए कि ये दास्तानगो चीज़ क्या होती है, बिकॉज अब पहली बार ही ये शब्द सुना और आपने लिखा था कि फर्स्ट फीमेल दास्तानगो इन इंडिया, राइट? सो उसके बाद मुझे पता चला कि ये आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग है इन उर्दू. So this is very, for the first time. I'm super excited to have you. So welcome. Thank you so much. Thank you. And I don't know about this, art आप कहते हैं या इसको आप क्या नाम देते हैं? Of course, दास्तानगोई is an art of storytelling. Okay. That has to be in pure in Urdu. It's an ancient art form. जब अकबर के ज़माने में और दास्तानगो होते थे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे दास्तानें होती थी. लोग कई जब हमारे पास ये व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, रील्स देखने का टाइम नहीं था, रेडियो नहीं था, तो लोग जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठते थे और दास्तानें सुनते थे. ये दास्तानें कई दिन, महीने और साल चला करती थी. तो दास्तानें ये अरबियन नाइट्स अगर सबने सुना है, तिलिस्म होशरुबा इसी तरह से, तो कहानी में से कहानी निकलती थी. ये दास्तानें तकरीबन 46 वॉल्यूम्स में हैं और उस 46 हर वॉल्यूम में 1000 पेजेस हैं, यानी कि 46,000 पेजेस. और ये दास्तानें ओरल ट्रेडिशन था, तो ऐसा नहीं है कि ये पहले लिखी गई और फिर सुनाई गई. ये पहले सुनाई गई और फिर लिखी गई. हाँ, तो और फिर जाहिरी बात है दुनिया बदल गई, पारसी थिएटर आ गया, लोगों ने टीवी, रेडियो, स्टेज देखना शुरू कर दिया. तो आखिरी दास्तानगो मीर बाकर अली थे 1928 में उनकी डेथ हुई. और कहा जाता है कि अपने आखिर के दिनों में उनको छालियाँ बेचनी पड़ी थी सर्वाइवल के लिए. इत्तेफाक ऐसा है कि मीर बाकर अली पुरानी दिल्ली से थे, मैं पुरानी दिल्ली से हूँ. मीर बाकर अली पहाड़ी भोजला पे रहते थे. मेरी पैदाइश पहाड़ी भोजला की है. तो मुझे लगता है कि ये आमद है ऊपर से, इसको मैंने चूज़ नहीं किया. मैं तो मतलब मैं कहानियों से मुझे इश्क रहा है बचपन से, हमेशा से इश्क रहा है. अम्मा, दादी, नानी के साथ में पल के बड़ी हुई हूँ. पुरानी दिल्ली के चप्पे गलियों में, मोहल्लों में, हमारे घरों में, हमारे गर्मी में रात को जब हम बिस्तर पे लेटते हैं तब हर जगह कहानी बिखरी हुई है. तो कहानी सुनाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी. हाँ, मतलब मेरे लिए कभी ये मेरे लिए कोई लग्जरी नहीं थी. ये मेरी अपब्रिंगिंग का पार्ट था, ये मेरी तरबियत का हिस्सा था. तो और वो कहानियाँ भी वो नहीं थी जो वो कहानियाँ होती थी छक्कन की, वो कहानियाँ होती थी मुल्ला नसीरुद्दीन की, वो रिलीजियस रिलेटेड भी कहानियाँ होती थी. हर तरह की कहानियाँ हमने सुनी हैं. और वहीं से फिर मेरा लिटरेचर से इश्क हुआ. मुझे इसमें चुगताई बहुत पसंद है, मुझे मंटो बहुत पसंद है. मैंने इन सबको पढ़ना शुरू किया. और हमेशा होता ये था कि जब भी मैं कहानी कोई पढ़ती थी तो मुझसे मेरी क्लासमेट्स कहती थी कि फौजा सुना दो. उस ज़माने में एक खिलौना करके एक मैगज़ीन आता था जो पुरानी दिल्ली में निकलता था, बड़ा फेमस मैगज़ीन था बच्चों का. तो वो मुझसे वो पढ़ के सुनते थे. मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों करते हैं. आप हो ही, मतलब जैसे आप बात कर रहे हो मेरा रोकने का ही नहीं मन कर रहा. मुझे मन कर रहा है कि आप बोलते रहें. तो डेफिनेटली यू आर अ ग्रेट स्टोरी टेलर. पर कहाँ आपने बोला कि आपकी बहुत हम्बल बैकग्राउंड है, आप बहुत रईसियत से नहीं आए जिसको कहते हैं. बिल्कुल. मेरे फादर स्कूटर मैकेनिक थे, मेरी अम्मा हाउस मेकर थी. और मैं 7वीं क्लास में थी जब से मैंने ट्यूशन्स की हैं अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए. और वहाँ से मतलब मेरी ज़िंदगी जब 7वीं क्लास, वहाँ से मेरी एक सीरियस जर्नी शुरू होती है जहाँ पे लोग कहते हैं ना बचपन, मतलब मेरा वो बचपन उस तरह से नहीं गुजरा. मेरा बचपन गुजरा पढ़ते हुए डेफिनेटली, मगर ऐसा नहीं था कि मैं टॉपर स्टूडेंट थी. मेरा दिल ना भागता था हमेशा. जब भी कोई तमाशे वाला आता था गली में, मैं भाग के जाती थी. और मुझे कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. मुझे याद है मैं 11th क्लास में थी जब मैंने पहला प्ले देखा था रुस्तम सोहराब. और मुझे लगा भाई वाह, यही तो क्या चीज़ है ये. लेकिन भाई हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, सीधी बात है. हमारे पास कोई ऐसी लग्जरी नहीं थी कि थिएटर टीचर आ रहा है, आपका एक थिएटर का एक पीरियड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था. और
पुरानी दिल्ली में मेरे ख़ानदान में कोई आर्टिस्ट नहीं है, सब प्रोफेसर, टीचर और ये सब फुप्पियाँ, खालाएँ सब ये थी। तो कोई कभी किसी ने कहा नहीं कि भाई मंडी हाउस चली जाओ या यहाँ पे थिएटर होता है यहाँ चली जाओ। मगर वो दिल में ना एक कहीं कहीं कुछ एक ख्वाहिश थी जो दबी हुई थी। मेरे दोस्त जानते थे इस बारे में। फिर मैंने अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करी। मैंने जामिया से सोशियोलॉजी ऑनर्स किया, मैंने मास्टर्स किया एजुकेशन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, नौकरी करने लगी। लेकिन दिल कहीं ना कहीं दिल कहानियों में फंसा। तो मेरे दोस्त ने प्रभात, उन्होंने कहा भाई फौजिया, मुझे लगता है कि तुम्हें दास्तानगोई करनी चाहिए। तो मैं गई, मैंने पहला शो देखा एक दास्तानगोई का। दास्तानगोई मैं जानती थी क्योंकि मेरी किताबों में दास्तानगोई के बारे में ऐसा नहीं था कि मुझे दास्तानगोई के बारे में पता नहीं था, मुझे दास्तानगोई के बारे में पता था। और फिर ऐसा हुआ कि मुझे लगा यही है मेरा पहला इश्क। और लेकिन वो नौकरी के साथ साथ वो इश्क चलता रहा। अब नौकरी सुबह से लेकर शाम तक की होती है। सही बात। शाम में आप टूट फूट जाते हैं। खैर फिर भी मैं रिहर्सल पे जाती थी, जो काम करना होता था वो करती थी। फिर ऐसा होने लगा कि मुझे लगा जिम्मेदारियाँ अब थोड़ी मतलब तो ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो चुकी थी। हाँ, भाई भी पढ़ लिख गए थे, उतनी मुश्किल नहीं थी कि अब वो चीज़ है। तो मुझे लगा मैं नौकरी कर रही थी। 2014 में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं। और फिर मैं हमेशा कहती हूँ एक दिन मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैं जाके सीधी अपनी रिज़ाइन कर दिया एज ए लेक्चरर की नौकरी से। और मुझे लगा कि मुझे ये करना है। मेरे घर में सब शौक थे, दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मतलब भाई थिएटर से या कहानी सुनाने से पैसे नहीं आते हैं। वो सही थे, पैसे नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन मुझे लगता है मैं ना एक आलम दीवानगी में हूँ इस सफ़र पे, और मुझे इश्क है। मतलब इससे मुझे सांस आती है। तो बस फिर मैंने नौकरी छोड़ दिया, मैं फुल टाइम दास्तानें सुना रही हूँ। ब्यूटीफुल। आई थिंक जिस चीज़ से हमें सांस आती है हम उसको सेकंड एक्ट कहते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। यू नो, सो बेसिकली और पॉडकास्ट का नाम भी सेकंड एक्ट है। और पॉडकास्ट का नाम भी सेकंड एक्ट है। तो मेरा क्वेश्चन है वो आपके लिए कि क्या है सेकंड एक्ट आपका, इसके ज़रिए आप क्या करना चाहते हो, क्या पर्पस है इसका? सेकंड एक्ट है मेरा जब मेरे लिए वो एक अवेकनिंग कॉल है सेकंड एक्ट फॉर मी। ब्यूटीफुल। हाँ, अवेकनिंग कॉल मतलब जब आपको कोई झंझोड़ता है अंदर से, जब आप एक नौकरी मुझे अपनी नौकरी से भी प्यार था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जिसे मैं ज़िंदगी भर करना चाहती हूँ। हाँ, या जिसे मुझे मज़े आते हैं, जिसमें मुझे टाइम का पता नहीं चलता। अभी आप यकीन मानिए मैं 24 घंटे की नौकर हूँ। ना मेरा कोई संडे ऑफ होता है, ना मेरा कोई सैटरडे, ना मेरी कोई सरकारी छुट्टी होती है। मैं वीकेंड्स पे जब लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो मेरा काम का टाइम होता है, क्योंकि मेरे शोज़ हो रहे होते हैं। मगर मैं खुश हूँ, मैं थकती नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। फॉर मी सेकेंड एक्ट इज़ अवेकनिंग कॉल फॉर मी। वो काम जो मैं सोसाइटी से कहना चाहती थी, मैं अपने आर्ट फॉर्म के ज़रिए कहती हूँ। हाँ, मुझे जो भी मसले उठाने, मैं जिन बातों में मैं बिलीव करती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मैं अपनी कहानी के ज़रिए कहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बाकायदा काम है महाभारत, राम, राधा कृष्ण पे, जिनको मैं उर्दू में सुनाती हूँ। लोग हमेशा बोलते हैं बीइंग एन मुस्लिम, यार तुम ये क्या सुना रही हो? क्योंकि मेरा बिलीफ है, वो मैं सुना रही हूँ। फिर मैं मेंटल हेल्थ पे काम करती हूँ मनस के साथ। वहाँ पर मैं पोइट्री हम लिखवा के और हम कहानी के ज़रिए हम अवेयर करते हैं। जैसे हमेशा मैं मेंटल हेल्थ मेरे दिल के बहुत करीब चीज़ है, और मैं हमेशा बोलती हूँ आप थायराइड की गोली रोज़ खा सकते हैं, आप शुगर की गोली रोज़ खा सकते हैं, लेकिन जब आपको कभी भी आपको कोई एंग्जाइटी पिल्स खानी पड़ती है, डिप्रेशन की कोई गोली खानी पड़ती है, आपको लगता है पागल हूँ क्या? मैं पागल नहीं हूँ, ये रिएक्शन आता है। तो वो मैं अपनी कहानियों के ज़रिए लोगों को, मैं चाहती हूँ लोग बस सोचें उस बारे में। वो फिर मैं सेफ़ मदरहुड पर बिलीव करती हूँ। निर्भया हुआ तो तब मैंने क्विंट के साथ एक रेप पे एक छोटी सी डिजिटल दास्तानगोई की। तो ये अलग अलग जो चीज़ें हैं, ये मैं सोसाइटी से बात करती हूँ अपने आर्ट के थ्रू। फॉर मी दिस इज़ एन अवेकनिंग कॉल, और फॉर मी कि मैं क्या हूँ या मेरी जर्नी क्या है, वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सेकेंड इनिंग में। मतलब अभी मैं कुछ भी सच, मतलब मुझे ना बहुत लोग पैसे ऑफ़र करते हैं, आप ना ये कर दीजिए, इसकी बड़ी डिमांड है, हम आपको इतने पैसे देंगे। अर्चना, नहीं हो पाता मुझसे अनलेस और अनटिल मैं उस चीज़ में बिलीव करूँ, नहीं करूँ। मतलब मेरा बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे कहो फज़ा हम आपको ये रहा चेक आप रखो और इस पर आपको परफॉर्म करना है, वो नहीं हो पाएगा।
बहुत वो हो ही नहीं सकता। इस और पे पैसे तो चाहिए, पैसे बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं चाहिए, मगर वो मेरा मतलब मैं मेरी कहानी सुनाने का जो लोग का कनेक्ट है ना, वो चला जाएगा। सही बात कह रहे हैं। हाँ एंड आई थिंक जहाँ इंटेंट ठीक हो हाँ और जहाँ आपको पता है कि ये चीज़ है जो मेरी सेकंड इनिंग्स में बहुत मीनिंगफुल है, हाँ, तो आई थिंक पैसे अपने आप आएंगे, आई होप सो। अपने आप आएंगे, मेरा विश्वास है आप। अच्छा, सो मुझे ये बताएं कि डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड रहा, आपको ये भी पता है कि ये जो आप कर रहे हो इतना मनी मेकिंग नहीं, इन द सेंस इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है अभी, फिर भी आप कर रहे हो एक इंटेंशन से। सो आप क्या किसी मुद्दे पे ज़्यादा बात करते हो? जैसे आपने बोला मैं शायद हर तरह की, women मैं या हर उस मुद्दे पे बात करती हूँ जिसपे मेरा बिलीफ है, जिसपे मेरा यकीन है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं फौज़ा आप इस मुद्दे पे बात करिए। तो वो क्या मुद्दे हैं जिस पे आप बिलीव करते हैं, बताएं। मेंटल हेल्थ मेरा मुद्दा है, अच्छा। और औरतें, मुझे औरतों की एक जगह चाहिए, मुझे हमारी फीलिंग्स की एक जगह चाहिए। मतलब हम हैं, हमारा एक वजूद है, हमारी एक बात है, मुझे मुझे वो जगह चाहिए, मुझे एक सेफ जगह चाहिए अपने लिए, जहाँ पे मैं डरूं नहीं, जहाँ पे जाते हुए मैं नहीं डरूं, या मेरी जो आने वाली जनरेशन है, मैं हमेशा बोलती हूँ, अभी मेरे दोस्त कहते हैं, मैं कहा हमारी तो गुजर गई, अभी जो ये आने वाली जो जनरेशन है, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि वो मुद्दे हैं जो जो एक सेफ्टी लेकर आए उनके लिए, इमोशनली, नॉट फिजिकली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली। ऑफ कोर्स, मतलब वो हर तरह से मैं चाहती हूँ सिक्योर फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें, और वो करें जो उनका मन करता है। मतलब मुझे सोसाइटी के नॉर्म से कोई परहेज़ नहीं है, हालांकि मैंने सारे वो काम किए हैं। मतलब बीइंग मैं पुरानी दिल्ली की लड़की, जब मेरे ख़ानदान में कोई आर्टिस्ट नहीं था, सबको लगा जब ये लड़की तो गई हाथ से, अब तो ये स्टेज पे गई है, और अब तो मतलब हमारे ख़ानदान का नाम जो है गया पानी में एकदम, क्योंकि भाई कोई कभी गया ही नहीं स्टेज पर, उनको मालूम ही नहीं है कि स्टेज पे जाना क्या होता है। अब मेरा शो रात को 9 बजे शुरू होगा, फिर हम डिनर खाएंगे, रात को 12:30 बज जाएंगे आते में, कभी कोई आया ही नहीं। सारी जो औरतें हैं वो टीचर है, सुबह जाती हैं दोपहर को या शाम तक घर वापस जाती हैं। ये कौन सा काम है भाई जो शाम के 7 बजे शुरू होता है और 9 बजे शुरू होता है। तो ये जो एक टाइमिंग को लेके, एक प्रोफेशन को लेके जो एक चीज़ है, वो एक्सेप्टेंस मुझे चाहिए बेसिकली, और वो आ रही है, ऐसी बात नहीं है। अभी तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं, मतलब लड़कियां नाइट शिफ्ट करती हैं, कैब लेने आती है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आज भी तब भी हम यही कहते हैं। इवन मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ, जसोला में, और वहाँ पर हमारी सोसाइटी है, मतलब उन्होंने कहा भाई बेटा आप काम क्या करती हैं, क्योंकि मैं आपको देखती हूँ कि आपको हमारी आंटी हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी प्यारी हैं, और वो कहती हैं, मैंने कहा जी आंटी मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं परफॉर्म करती हूँ। अच्छा तो रात को देर से क्यों आती हो? तो मतलब अगर मैं कभी जल्दी आ जाऊँ तो मेरा गार्ड है ना, वो ऐसे पूछ लेता है, मैम आपकी शिफ्ट बदल गई क्या? तो ये जो सवाल हैं जो लोग पूछते हैं, मुझे इन सवालों पे एतराज़ नहीं है, मगर ये माइंडसेट है ना, मुझे इस माइंडसेट को बदलना है बस। तो अगर एक औरत को डिस्क्राइब करना आपकी स्टोरी टेलिंग वे में, तो कौन है वो औरत? औरत एक मजबूत चीज़ है और साथ साथ बहुत नाजुक भी है। औरत एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, साथ साथ बहुत डरावनी भी है। बिल्कुल, डर के रहना चाहिए। औरत वो चीज़ है जो अपनी इज़्ज़त के लिए और अपने ट्राइब की इज़्ज़त के लिए मतलब कुछ भी कर जाएगी। और मेरे लिए औरत वार्मथ है। मतलब वो जो एक, मुझे लगता है कि ममता ना, इट्स नॉट दैट कि अगर आप माँ बने हैं तो ही आप कहते हैं। ममता ना एक औरत की, वो एक हमारी कोई एक इंटरनलाइज क्वालिटी है। मतलब ममता जो है, जो हम फील करते हैं, जो सिर्फ ममता हमेशा बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में लोग ज़्यादा समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो वार्मथ, वो फील जो एक औरत देती है, मेरे लिए वो है औरत। वो आपको किसी मर्द से नहीं मिल सकती। वो वार्मथ, वो फील, वो सुकून जिसे कहते हैं, औरत मेरे लिए एक सुकून है। और जैसे मेरे बहुत अच्छे मेल फ्रेंड्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर
जो कनेक्ट मैं अपनी दोस्तों सहेलियों के साथ महसूस बिल्कुल, करती हूँ, जो असल से एक अच्छा कंधा है रोने के लिए, बिल्कुल। मतलब मेरे लिए, मतलब मुझे लगता है औरत वो चीज़ है जहाँ पर आप सुकून से जस्ट वेंट आउट लाइक एंड नॉन जजमेंटल. So true, so true. And I think, you know, in most of my podcasts, when I ask a woman, would you want to be a man in the next life? And all women say no. No We way. still want to be a woman, and we still want to continue to be Yes, who we are. of And course. because of all the qualities that you just Yes, said. yes. एंड आप सेफ स्पेस की बात कर रहे हैं, आप सिस्टरहुड की बात कर रहे हैं, Yes. कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ट्राइब की बात कर रहे हैं. एंड आई थिंक इसका इम्पोर्टेंस मैंने खुद अब समझा है, टू बी ऑनेस्ट. जब अपना काम करना शुरू किया, इतनी ब्यूटीफुल औरतों से मिलना हो पाया, और एक ट्राइब सी बनती चली गई. वाकई एक कंधा जो आपको सहारा भी दे रहा है, एक कंधा जो आपको थपथपा भी रहा है, और एक कंधा जिस पे आप रो भी सकते हैं. और आपको चाटा भी लगा रहा है, गेट अप. जैसे कभी कभी मुझे लगता है कि ये भी मैं बहुत लो होती हूँ, तो मेरे दोस्त कहते हैं जस्ट गेट अप, जस्ट गेट अप. So true. नहीं हो रहा. ऑब्वियसली हम सब टूटते हैं ज़िंदगी में, ऐसी बात नहीं है. अभी भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ आपको लगता है कि यार बस हो गया, अब नहीं हो पाएगा. तो मैं आपको एक बड़ी बहुत छोटी सी बात, मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था अभी कुछ दिन पहले कि आप ऐसी औरतों के साथ मिंगल करिए या दोस्ती करिए जो एक अपॉर्चुनिटी भरे हुए कमरे में आपका नाम लें. तो वहाँ पर एक कमेंट आया किसी का, क्योंकि मेरा पब्लिक अकाउंट है, कि कैन यू प्लीज़ गिव मी वन नेम. रियली. तो ये जो है ये जो एक माइंडसेट है, ये जो है, तो और मैं बिलीव करती हूँ ऐसे ही हमेशा हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए. बेसिकली हमारा हाथ कोई पकड़ने नहीं आएगा, तो हमें हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना. जब मैं बेटर इंडिया पे जब ये कोरोना काल आया, तो मैं बेटर इंडिया की जो पॉजिटिव स्टोरीज थी वो कर रही थी. तो वहाँ पर मुझे एक चंडीगढ़ में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक लेडी हैं जो 94 की थी. तो उनकी पोती ने एक बार नवासी ने उनसे पूछा कि अभी तो उम्र हो गई, आपकी ख्वाहिश क्या है, मतलब एक चीज़ जो आपको लगता है कि आपने नहीं की है. तो उन्होंने कहा यार मैं अपने पैसे कमाना चाहती हूँ. वेल ऑफ फैमिली से हैं वो. मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप पैसे कमाना चाहती हैं, आप क्या कर सकती हैं. यार मैं बर्फ़ी बड़ी अच्छी बनाती हूँ. आई नो, क्या वो स्टोरी पॉपुलर हुई थी, राइट, इन चंडीगढ़. या तो वो जो है ना, वो ट्राई. और फिर जब उन्होंने वो किसी भी उम्र में हो सकता है. मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ, लोगों को लगता है अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी तो कुछ नहीं, मगर आपको अगर कुछ करना है तो एटलीस्ट ट्राई. फेल पास बाद में देखा जाएगा यार. पर आपको ऐसे नहीं लगता कि हम बहुत ही अपने बारे में पहले ये सोचते हैं कि हम क्या कैपेबिलिटी नहीं है हमारे में. जैसे इन लेडी ने, बुजुर्ग ने बोला कि मैं बर्फ़ी अच्छा बनाना जानती हूँ. मोस्टली हम ये कहते हैं बट मुझे तो इतना कुछ ऐसा नहीं आता, मैं कमाना चाहती हूँ बट मुझे नहीं पता मेरे में अंदर क्या टैलेंट है या मैं क्या कर सकती हूँ. एंड क्योंकि मैं भी औरतों के साथ बहुत काम करती हूँ, मुझे लगता है एक ये चीज़ बहुत बाद में बार आती है कि हमारा जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर बहुत लो है. एंड आई डोंट नो व्हाई आई कम अक्रॉस, और डू यू ऑल्सो फील कि ऐसा है? एब्सोल्युटली. क्योंकि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया ना. जैसे आप ऑब्जर्व करिए, मेल मेंबर को हमें सिखाया बेटा तुम्हें बड़े होकर ये करना है, बेटा तुम्हें बड़े होकर पैसे कमाने हैं. तो वो अपनी बचपन से ही ना उसको लगता है कि अच्छा ये करना है, क्या करना है, ट्राई करते हैं, MBA करना है कि डॉक्टर बनना है ना. लड़कियों को क्या सिखाया जाता है, बेटा टीचर बन जाओ ना, सेफ है, घर भी संभाल लोगी, नौकरी भी हो जाएगी, है ना. घर संभालने को इतना कम क्यों वैल्यू दिया जाता है? एग्जैक्टली. मैं ये काम कर पाई क्योंकि मेरी माँ घर संभाल रही थी. सही बात. क्योंकि मैं अपनी माँ की वजह से ऐसी हूँ. और मेरी माँ ने मुझे बनाया है, क्योंकि वो खड़ी नहीं हर बार. घर संभालना टफेस्ट जॉब है, मुझसे नहीं हो पाएगा वो. सीरियसली मैं कहती हूँ जो औरतें ये काम कर रही हैं मैं उन्हें सैल्यूट मारती हूँ. उनकी वो आजकल तो खैर अच्छी बात है कि लोग बात कर रहे हैं कि मदर की कोई छुट्टी नहीं होती है, उनको भी कोई छुट्टी दो 24 आवर्स. हाँ, मैंने अपनी माँ को कभी छुट्टी पे नहीं देखा, कभी नहीं देखा. हमारे एग्ज़ाम हैं, हमारी छुट्टियां हैं, तो उनका कुछ और, उनकी ना चीज़ें बदल जाती थी. होम मेकर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है. और मुझे लगता है कि अभी एटलीस्ट बात शुरू हुई है इस बारे में. और जैसे अभी एक मैंने पोस्ट देखा था परसों, एक ग्रुप पर, मैं मेंशन नहीं कर रहा था, उन्होंने कहा कि जैसे काफ़ी बार हम औरतें एक दूसरे से पूछते हैं अच्छा सो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग. अब इसको आप और तरीके से भी पूछ सकती हैं.
तो उन्होंने कहा कि मैं क्या कहूँ, मतलब मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, आई फील सो अनकम्फर्टेबल, तो मतलब कि मैं क्या जवाब दूँ इस बात का। तो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ये सवाल बदलना चाहिए। और आप क्या करते हैं? घर संभालते हैं, वाह, मतलब आपको तो मैनेजमेंट स्कूल में जाके पढ़ाना चाहिए और बताना चाहिए कि कितने एक वन वुमेन आर्मी कैसे बनती है, एब्सोल्युटली, है ना। हाँ तो जी। ये मेरा टेक है, और ये हमें भी बदलना होगा ना। ये काफ़ी आपने सही कहा कि लड़कियों, मुझे देखिए ना भाई, मैं भी तो पढ़ाई और उसमें चली गई। मैंने तो कभी नहीं, कभी ख्याल आया 2006 में जब दास्तान गोई करनी शुरू करी, तब ख्याल आया 2006 में, अच्छा जी ये है मेरा पैशन, मतलब ऑफ कोर्स कहीं था वो, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करने में और वो एक्सेप्टेंस कि बेसिकली ये है यार, ये मैं करना चाहती हूँ। तो आपको क्या लगता है, जो लोग हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके पास इवन ये नहीं होता अपॉर्चुनिटीज कि नहीं है। अपॉर्चुनिटी तो दूर की बात है, जब इवन फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, हाँ, बट उनमें इच्छाएं बहुत हैं, आप क्या बोलोगे लोगों को अपने एक्सपीरियंस से कि व्हाट शुड दे डू? जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। मुझे वक्त ज़रूर लगाने में, मगर मैं आई, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अगर मैं ग्रेजुएशन में से ही कुछ कर रही होती, कुछ सीख रही होती, सोचिए 2006 यार, मेरी नौकरी करते हुए 2000 से तो मैं 2000 में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने अपनी जॉब शुरू करी। जॉब शुरू करके 2006 में जी मैं जागी, अच्छा जी अब मैं ज़रा कुछ करूँ, लेट आई ना, मगर मैं आई, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके अंदर ना लगन होनी चाहिए। ये मेरा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, वो मेरी माँ से आया। मेरी माँ भी कोरोना में जब सेकेंड वेव आई तब उनकी डेथ हुई। 1 महीने वो वेंटिलेटर पे थी, मतलब वो इतनी आसानी से गई नहीं इतनी आसानी से, मालूम है वो फाइट कर रही थी। जो मेरा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो मेरी माँ की तरफ से आया है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अच्छा ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, अरे नहीं होगा यार, मना कर देगा, ट्राई तो करते हैं भाई, मालूम है ना मना कर देगा, तो ट्राई तो करते हैं। तो वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपका होना चाहिए। आप भाई अब मैं ये सोच के बढ़ जाती, अपॉर्चुनिटी तो है नहीं मेरे पास, मैं तो अब कैसे करूँगी। मैंने ढूंढा ना, मैंने किया ना, मैंने सीखा ना। और आजकल ऐसी बात ही, मैं तो रियलिटी शोज़ में भी देख रही हूँ, लोग यूट्यूब से डांस सीख के कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। तो बल्कि मुझे लगता है कि मेरे टाइम पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी यार, मेरे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि मैं सोशल मीडिया से या यूट्यूब से कुछ सीख लेती, ऐसा कुछ भी नहीं था उस बट देखो वक्त। अब आपसे कितने लोग आगे सीख रहे होंगे, हाँ, टच आपकी स्टोरी से हाँ, कितने लोग सीख रहे होंगे, है ना। मैं So, और इसीलिए मैं बात करती हूँ, मतलब चाहे वो कोई भी टॉक के लिए मुझे बुलाता है, मैं इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि जब तक हम सामने सुनते हैं, देखते हैं, तो हमें ज़्यादा यकीन होता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है कि ओके ये हो सकता है। तो जब डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, कोरोना के टाइम यू लॉस्ट योर मदर, ऑल्सो एज एन आर्टिस्ट आई थिंक दैट वाज अ डिफ़िकल्ट फेज, सो व्हाट कीप्स यू गोइंग, मतलब क्या मोटिवेशन है, क्या चीज़ है जो आप फिर भी वापस बाउंस बैक कर पाते हैं? जब कोरोना आया और मतलब मेरी बहुत बुरी हालत थी, मैंने अपनी माँ को खोया। माँ वो जो मेरी कंपेनियन, मेरी दोस्त, मेरा प्यार, मेरी हर चीज़, मेरी माँ है ना, वो चली गई मेरी ज़िंदगी से। मैं अभी तक नहीं संभली हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से ये बात कहती हूँ। मगर अल्टीमेटली मैं हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि पेन को हील करता है। ये ऐसा मैंने सीखा है, ऐसा मैंने कहीं ज्ञान पढ़ा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब मेरी माँ, मैं हमेशा मेरी एक दोस्त ने मुझसे बहुत अच्छी बात की, अच्छा ठीक है तुम, मतलब मुझे लगा अभी मुझे काम नहीं करना, मतलब मेरी वो स्टेज आ गई है, अभी नहीं करना, मेरा मन नहीं करता अभी ये सब करने का है। तो मेरे दोस्त ने कहा तेरी माँ तुझे कैसे देखना चाहती थी फौजिया, क्योंकि उनका बस यही था भाई, क्योंकि उनको लोगों ने बहुत सुनाया है ना कि तुम्हारी बेटी तो ये करी नहीं। फिर उसका एक वक्त ऐसा आया, हिंदुस्तान टाइम्स में फ़ोटो आ गया, अरे भाई बाजी इशरत आपकी बेटी का तो फ़ोटो आया है, अब बाजी इशरत मतलब प्राउड एकदम। तो कह रही उनको बस, अच्छा तुम्हारा तेरा कोई इंटरव्यू नहीं आया, मतलब क्योंकि उनको इतनी आदत पड़ गई थी ना कि अब इंटरव्यू आ रहा है, अब ये हो रहा है, अब शो हो रहा है। जब कोरोना आया वो दुआ करती थी लिटरली कि भैया ये ख़त्म हो जाए, मेरी बच्ची का काम शुरू हो जाए, क्योंकि अब यहाँ जा रही हूँ, अब ट्रैवल हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसने सिर्फ एक बात कही, तेरी माँ तुम्हें कैसे देखना चाहती थी फौजिया। और मैंने कहा हाँ, तो मैं खड़ी हुई, मैं अभी भी खड़ी हो रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही। आसान नहीं होता, कभी कभी दिन बहुत बुरे होते हैं, सच में बेड से भी नहीं उठा जाता, कभी कभी इतने बुरे दिन होते हैं, मगर अल्टीमेटली मैं
मैं ये ना मेरे अंदर है, मैं गिव अप नहीं कर सकती इतनी आसानी से। मुझे लगता है मैं गिव मतलब होता है एक वक्त हाँ नहीं करना भी बस हो गया, लेकिन फिर लगता है कि करेंगे क्या और मतलब क्या। और मैं ना खाली भी नहीं बैठने वालों में से हूँ ना, कि जो आप मतलब कितनी देर आप नेटफ्लिक्स देख सकते हो यार, कितनी देर, मतलब अगर आपको अपना टाइम ही पास करना है। मैं इस तरह की टाइम पास चीज़ें मुझसे होती नहीं है। तो अल्टीमेटली जो आपका वो फिर घसीट लेता है आपको कि भैया चलो काम पे क्योंकि असल में काम ही मेरा सर्वाइवल है, वही है जो मुझे ज़िंदा रखता है, जिससे मुझे सांस आती है, जिससे जिससे और मुझे वापस करना है सोसाइटी को, वो मैं अपने काम के ज़रिए ही कर सकती हूँ। सो मेंटल हेल्थ पे क्यों आप बात करते हैं? मेंटल हेल्थ पे मैं इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार देखा, मैं खुद एक बहुत बुरे दौर से गुजरी हूँ। और जब मेरे भाई ने मुझसे कहा था आई थिंक यू नीड हेल्प, यू नीड टू कॉन्टैक्ट समबडी, वी शुड सी समबडी, मेरा खुद का पहला रिएक्शन था मैं पागल नहीं हूँ। तो मुझे पकड़ झगड़ के ज़बरदस्ती जब लेके जाया गया डॉक्टर के पास, और फिर मैंने देखा कि यस इट वर्क्स। तो जो चीज़ जो मेरा माइंड सेट था, और मैं कोई ज्ञान नहीं देती लोगों को, मैं कोई छोटी सी पोइट्री पढ़ लेती हूँ, कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें छोटी सी कहानी मैं सुना देती हूँ बस। तो लोग कहते हैं अरे ये तो मेरी कहानी है, मैं भी ऐसे ही फील करती हूँ। मैं बस उतना ही चाहती हूँ कि कम से कम अभी जब दीपिका पादुकोण ने बात की डिप्रेशन की तो सब बात करने लगे, है ना, कि सबको लगा अरे हाँ ये तो मतलब जब ऐसे आई एम ग्लैड कि उन्होंने बात करी, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने लोगों को। काफ़ी बार ना लोग छुपा लेते हैं, लोग बताते नहीं हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, और या लोग मुझे स्पेशली मेंटल हेल्थ को लेकर लोग बहुत जज करते हैं। आपके मुंह पे पिंपल्स होंगे, लोग इतना जज नहीं करेंगे, लेकिन जब आप कहेंगे यार मुझे ये वाली प्रॉब्लम है तो लोग एकदम जज करते हैं, ओके। और फिर आपके ना हर एक्ट को उसी नज़र से या उसी पैमाने में ढाल के लोग देखते हैं, वो गलत है। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों एक एक्सेप्टेंस आए, बिल्कुल, जैसे हम और चीज़ों की एक्सेप्टेंस है, काफ़ी और प्रॉब्लम्स हैं जो फिजिकल बीमारियां हैं उनकी है, तो मेंटल हेल्थ की क्यों नहीं है। और और स्पेशली आजकल के दौर में तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब इतने स्ट्रेस में हैं, हम सब इतने प्रेशर में। भाई मैंने पुरानी दिल्ली की लाइफ देखी है, बड़ी सुकून की ज़िंदगी थी, इतनी मचमच और इतनी मारामारी नहीं थी, हर जगह इतना कंपटीशन है। तो वी रियली नीड टू काम डाउन, वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स क्लियरली। तो जो सबसे अच्छा आपका काम है विच यू पुट फॉरवर्ड, उसमें से आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा सारे काम पसंद हैं बेसिकली। कहते हैं ना अब आपका सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है? हाँ। ये एक होते बड़ा तो हैं थोड़े हाँ फेवरेट। फेवरेट, हाँ। लेकिन जैसे मैं एक मेंटल हेल्थ मेरे दिल के बहुत करीब है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मेंटल हेल्थ के लिए हम एक पॉडकास्ट करना चाहते हैं, या मनस और मैं कुछ करना है, हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है। मैं दास्तान बॉलीवुड जब करती हूँ तो मुझे स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। अच्छा, हाँ, लेकिन जब ये मेंटल हेल्थ के लिए हम स्पॉन्सरशिप मांगते हैं तो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है। अब देखिए ये भी कितना बड़ा टैबू है। मेरे 2 काम हैं, मगर मनस भी ट्राई कर रहा है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मगर नहीं, अभी तक तो कोई मिला नहीं। तो मेरे दिल के सबसे करीब तो मेरा मेंटल हेल्थ ही है, और स्पेशली वुमेन इश्यूज़। जब मैं सेफ मदरहुड पे बात करती हूँ, जब मैं निर्भया पे बात करती हूँ, अभी मेरी डॉक्टर अर्शिया सेठी के साथ मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती उसे, मैं एक हम दास्तान लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, आपको इसी वीक हम उसे अनाउंस करेंगे। वेरी नाइस। हाँ, तो ये मेरे काम है जो मैं बहुत बिलीव करती हूँ। सो व्हाट इज सेफ मदरहुड, सेफ मदरहुड और ये कहाँ से आया ये ये कॉन्सेप्ट? एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, मेरी दोस्त का वहाँ काम करती हैं। काफ़ी बार एक तो जिनके पास पैसे होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, लेकिन जो औरतें सर आई एम नॉट सेइंग एनी पर्टिकुलर हॉस्पिटल, मगर एक ख़ास तबका जो एक ख़ास हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे उनसे कहा जा मतलब वहाँ पे ऐसे, और वो मैंने वो है वीडियो में, आई सेंड इट टू यू। तो उसमें लोग कहा जाता है कि चुप कर, क्यों चिल्ला रही है इतना, तब तो तूने बड़े मज़े लिए थे, अभी क्यों चिल्ला रही है। इस तरह के डायलॉग्स उनको बोले जाते हैं, और उनको हाँ हाँ बस जाओ सब ठीक हो जाएगा। तो द वे दे ट्रीटेड, ऐसा लगता है कि दैट इज़ कॉल्ड सेफ मदरहुड। मतलब वो उसका हक है वो हॉस्पिटल में ठीक तरह से इज्जत के साथ ट्रीट होने का, वो उसको नहीं दिया जाता। तो जब मुझे ये प्रोजेक्ट लेके आई थी मेरी दोस्त, मैंने कहा यस आई डू इट। तो वो पूरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैंने परफॉर्म किया था। वो दैट इज़ कॉल्ड सेफ मदरहुड।
मतलब एक सेफ स्पेस चाहिए, और इस वजह से उस वक्त जब वो बिल्कुल अपनी मौत की कगार पर है, तब तो उस वक्त आपको सच में हाथ पकड़ना चाहिए यार। अच्छा, फिर मैंने पुरानी दिल्ली में बात करनी शुरू करी औरतों से, या मेरे घर में जो मेड्स काम करती हैं मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा, हाँ दीदी ऐसे ही बात होती है, दीदी ऐसे ही करते हैं दीदी। तो कितना, क्योंकि मैंने अपनी बहनों को भी देखा है मैटरनिटी हॉस्पिटल में, जहाँ पे सब बड़ा अच्छा है, नर्सिस आ रही हैं, बेबी आ रहा है, बड़ी पैम्परिंग हो रही है, तो बलून है ना भाई। तो और यहाँ पर इनका ये हाल हो रहा है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी खल गई। तो आप क्या करते हैं? स्टोरी टेलिंग करते हैं? स्टोरी पोएट्री टेलिंग, करते हैं? पोइट, हाँ, इसको हम बाकायदा स्पेसिफिकली लिखवाया, जिसको शेफाली पांडे ने लिखा और मैंने उसे परफॉर्म किया। कुछ याद है? कुछ इस वक्त तो याद नहीं है, मगर डेफिनेटली आप उसको, मेरा वीडियो है, आप उसे चला सकते हैं। ठीक है। सो एक है रैपिड फायर क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स, बिकॉज करण जौहर का शूट नहीं, तो मगर हम भी यही करते हैं, थोड़े से क्वर्की क्वेश्चंस डालते हैं ताकि यू नो वी कैन गेट टू नो यू बेटर इंस्टेंटली। सो आप मुझे बताएं कि एक ऐसी चीज़ जो अभी भी रह गई है करने के लिए। मुझे अपनी एकेडमी खोलनी है। अरे ब्यूटीफुल, मुझे भी। मैं भी सेकंड एक्ट की एकेडमी खोलने की काफ़ी देर से सोच रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो रह गया। ये नहीं। तो उस एकेडमी में क्या करेंगे? उस एकेडमी में हम स्किल्स सिखाएंगे, और उन लोगों को ख़ास तौर से हमारी प्रायोरिटी रहेगी जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मुझे वो एकेडमी खोलनी है। ब्यूटीफुल। एक ऐसा खाना जिसको मतलब ध्यान में लाते ही आपको लगता है उफ मुझे भूख लगी। कोफ्ते। आई लव कोफ्ते। ओह ब्यूटीफुल। आप खुद कुछ बनाते हैं? अरे मैं बिल्कुल, मतलब मुझे बिल्कुल शौक नहीं है खाना बनाने का, लेकिन मेरी अम्मा ने हमेशा मेरे बारे में एक बात कहती थी कि तुम्हें खाने की पूरी तमीज़ है, खाना बनाने की। क्योंकि पुरानी दिल्ली में मतलब पल के हमेशा मैंने बहुत बढ़िया खाना खाया है, तो मतलब मैं एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि खाने में क्या प्रॉब्लम है, मगर मुझे खाने पकाने का शौक नहीं है, खाना खाने का बहुत शौक है। अभी मैं गई थी बड़ौदा एक हफ्ते पहले, वहाँ पर पुरानी दिल्ली के इत्तेफाक से जो डीन थे वो पुरानी दिल्ली के थे, और हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि पुरानी दिल्ली में कौन सी जगह क्या चीज़ अच्छी मिलती है। वो कहते अरे तुम आ गई हो, अरे तुम ये जानती हो, और सब लोग हमारे मतलब, और हम लाइक वी टॉक लाइक क्रेजी, और फिर सब लोग ऐसे देख रहे हैं यार ये मतलब ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। सो 3 चीज़ें पुरानी दिल्ली की जो आपको बहुत पसंद है। लौंग चुड़े कबाब, और हलवा गाजर का जो पुरानी दिल्ली का बहुत अच्छा है। कहाँ पे मिलता है? ये श्री भवन, वाइट गाजर का हलवा होता है। अच्छा। हाँ, मुझे लौंग चुड़े कबाब बहुत पसंद है, और मुझे नहारी बहुत पसंद है पुरानी दिल्ली की। आई लव नहारी। ब्यूटीफुल। पर और खाना तो ठीक है, एक हो गया खाना, और पुरानी दिल्ली का क्या? पुरानी दिल्ली की दीवानी औरतें, पगले आदमी मुझे बहुत पसंद है। वहाँ के गली कूचे बहुत पसंद है मुझे। वहाँ का तहजीब, भाई तहजीब, कल्चर, वो अपनापन। जैसे अगर मेरी नानी का जो घर है, वहाँ पे अगर जोर से कोई बर्तन गिर जाए तो हमारे जो पड़ोसियों कहते हैं भाई लियाज, जो कहते हैं भाई भाई निसार क्या हुआ, सब खैरियत तो है। दैट मतलब वो दैट कनेक्ट। अभी यहाँ पर कोई आपके, मेरी सोसाइटी में कोई आके मर्डर करके चला जाए, किसी को कोई पता नहीं होगा। वहाँ पे अगर कोई जोर से बताए भाई भाई निसार सब खैरियत तो है, दैट रिएक्शन, आई लव इट, दैट कनेक्ट, है ना। तो वहाँ पे कुछ भी होता है ना तो सब खड़े हो जाते हैं, शादी होगी तो सब खड़े हो जाएंगे, किसी की भी मतलब बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ भाई बताओ क्या काम है, या कोई गमी भी है, कोई परेशानी भी है, तो सब खड़े हो जाएंगे। जो जिस कैपेसिटी में है, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ पैसे वाले आएंगे, जो जिस कैपेसिटी में है सब आएंगे आपके साथ। और कहने की ज़रूरत, सबसे बेस्ट बात ये है, फ़ोन करने की, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पुरानी दिल्ली में आज भी कल्चर है, हम भाई हमारे घर में भी लोग कॉल करके आते हैं, भाई तुम घर पे हो। वहाँ पे आज भी हम अपना निहाल है मेरा पूरा, मैं कभी कॉल करके नहीं जाती। जब मन करता है आप जा सकते हैं, कोई ना कोई तो घर में होगा। बहुत बढ़िया। स्टोरी टेलिंग क्या है आपके लिए? स्टोरी टेलिंग मेरे लिए इश्क है। मेरा स्टोरी टेलिंग इमोशन है, जज्बात है, वो बात है जिसको कहने से दिल पे असर हो मेरे लिए। और एक आखिरी चीज़ जो आप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे फ्रॉम योर लाइफ एक्सपीरियंस। हमारे पॉडकास्ट का नाम है सेकंड एक्ट। सेकंड एक्ट। जिंदगी डिस्कवर योर सेकंड एक्ट। डिस्कवर योर सेकंड एक्ट। इसको आप बहुत सीरियसली ले लीजिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये वो चीज़ है। और हर जिंदगी में एक बार सबको ये मौका ज़रूर मिलता है जब उसको लगता है कि यार
ठीक है वो छूट गया था मगर अभी मौका ही ले लूँ, लेकिन हम कहते हैं अरे अभी तो टाइम जा चुका, अभी कैसे होगा, मगर वो मौका ज़रूर आता है। बस आपको वो निगाह रखनी है कि वो मौका आपकी ज़िंदगी में कब आया है, वो मिस नहीं होना चाहिए। This is the best. Thank you so much, Thank Fazia. you. Thank you so And, much. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and may you have more success with your Amen. storytelling. आमीन। Amen. अब शोषण और नहीं, अब जिल्लत और नहीं। माँ बनने के एहसास को खूबसूरत बनाने के लिए हमें पहल करनी होगी, अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। हम सबको अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। आपको, मुझको, हम सबको।